लीटर छाछ में वो मिलाकर और प्रत्येक टंकी में रखता नहीं है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन हमारे हवा में पाया जाता है। जी पौधा संश्लेषण क्रिया के समय जी श्वसन क्रिया जब करता है तो नाइट्रोजन कंज्यूम करता है। ये नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है जी किसान के लिए। आप इस पौधे को लेकर के कुटी की मशीन से जी। इसको किसानों को ये सलाह देता हूँ कि आप केमिकल खेती कर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों की पूर्ति आप ऑर्गेनिक रूप से कर सकते हैं अपनी खेती में, उसको करें। तो हम भी यही ये का आप बखेरते हैं और वो खेत की तैयारी में बखेरते हैं। उससे क्या है कि आपका एक ऑर्गेनिक कार्बन जी ने जो दिया है, जी हमारे यहाँ जो भी पौधा है, छोटा है या बड़ा है, कोई भी है, जी जिस समय कोपलें निकल के आती हैं जी तो उसका कलर कैसा होता है? तोते कलर। बिल्कुल। वर्ष तक काम करेगा। अच्छा अच्छा। डीएपी की तरह नहीं है कि ये हार्ड लेयर तैयार कर दे। मिट्टी आपकी मुलायम बनी रहे। मिट्टी मुलायम कीट दुर्गंध में पैदा होता है, कीट कभी सुगंध में पैदा नहीं होता। हमने उनको मार दिया। अगर पैदा हो गए हैं 10-20 पौधे भी अगर आपके होते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर वाले कर रहे हैं, उनसे बढ़कर मेरी आती है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और वैसे वैरायटी के हिसाब से इसकी पैदावार जिसको मैंने जब सेल किया तो वो खेत से ही सेल हुआ। कैसे सेल हो गया? खेत से सेल हुआ। मेरे भाई का 2900 रुपये में जाता है जी। और मेरा 3300 रुपये में सेल। यहाँ वो धान का रंग बिल्कुल अलग आ रहा है, बिल्कुल अलग, सबसे अलग है। बिल्कुल अलग। ये बराबर में खेत है आपके, इसमें देख लें आप। तो ये चीज़ पूछना भाइयों, हम आपको अलग अलग क्षेत्र की धान फसलों की जानकारी दिखा रहे हैं, रोगों की, समाधानों की जानकारी दिखा रहे हैं, पैदावार की जानकारी दिखा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे किसान भाई से मिलवाएंगे, एक ऐसे किसान भाई से मुलाकात कराएंगे जो अपनी धान फसल को बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं। ना डीएपी का प्रयोग करते हैं, ना यूरिया का प्रयोग करते हैं, ना ही कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, फिर भी अपनी फसल से एक बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं, यानी कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। तो किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे साथ किसान भाई हैं उनसे परिचय ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। आपका भी स्वागत है। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ किसानों के हित में काम कर रहे हैं जी। और मैं अपना परिचय दे दूँ आपको। योगेंद्र चौधरी जी ब्लॉक मुरसान, जी, तहसील व जिला हाथरस। जिला हाथरस। तो योगेंद्र चौधरी जी हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी किसान भाई हैं। तो हम आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस जो धान फसल पर हम आपकी पर खड़े हुए हैं, ये आपने कितने एकड़ या कितने बीघा में होकर लगा रखी है और धान की कौन सी वैरायटी है? ये 12 बीघे में 1847 वैरायटी है। 1847। और इसकी जो रोपाई कराई गई थी वो जी। 14 जुलाई से 16 जुलाई में हुई है, 2 दिन में। 2 दिन में। जो धान फसल है आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो शुरुआत से लेकर जो बालियाँ हैं वो निकल चुकी हैं, भराव भी हो गया है, कुछ दिन में आलू जिस धान की आपके की कटाई होगी। तो ये बताओ यहाँ तक आपने देख रेख कैसे की है और शुरुआत में जो बेसल डोज में आपने क्या क्या लगा रखा? बेसल डोज में इसमें केवल मैंने 10 किलो बीघे की आपको खल दी है, सरसों की खली, खल 10 किलो बीघे के, यानी कि 50 किलो एकड़ के हिसाब से। एकड़ के हिसाब से जी। उसके अलावा इसमें कोई और किसी तरह का खाद नहीं दिया गया, यानी कि आपने डीएपी की जगह पे खल ले ली। केवल खल डाली है। खल के बाद रोपाई करा दी। रोपाई कराने के बाद प्रत्येक पानी को मैंने जीवाणु जल से दिया है। जीवाणु जल से? हाँ, जीवाणु जल के लिए मेरे पास 5000 लीटर की यहाँ एक टैंक बना हुआ है, जिसमें 30 लीटर गाय का ताज़ा गोबर, 20 लीटर गाय का पेशाब, 5 किलो गुड़। 5 किलो गुड़। हाँ। तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा। और बरगद के पेड़ से ली हुई 5 किलो मिट्टी थी। वो मिट्टी एक ही बार डाली गई है, लेकिन गोबर, गुड़ और पेशाब ये हर बार हम डालते हैं, हर पानी पर डालते हैं और 72 घंटे के बाद इसको पानी के साथ बहाकर खेत में देते हैं। मैं एक चीज़ मैं रोकना चाहता हूँ आपको, एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे। जैसे आपने धान की रोपाई की उस समय जैसे हमारे किसान भाई जिंक का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं या सल्फर का प्रयोग करते हैं, तो केवल आपने डीएपी की जगह, चलो डीएपी की जगह पर आपने खली लगा दी। उसके एवरेज में जैसे आपने जिंक का प्रयोग किया हो, उस समय माइक्रो राजा का प्रयोग किया हो या और भी जो सहायक खादें हैं, जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, उनका प्रयोग नहीं किया है, तो उनकी जगह पर क्या लगाया है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है निहाल सिंह जी? जी। फसल को बैक्टीरिया पैदा करते हैं जी। और गोबर, पेशाब जी। और बरगद के पेड़ की मिट्टी में वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो जिंक के बैक्टीरिया हैं, फास्फोरस के बैक्टीरिया हैं, कैल्शियम के बैक्टीरिया हैं, मैग्नीशियम के बैक्टीरिया हैं, मैग्नीज के बैक्टीरिया हैं
कैल्शियम के बैक्टीरिया हैं, सिलिकॉन के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, एल्युमिनियम के बैक्टीरिया। उनमें लगभग 110 बैक्टीरिया होता है जो जीवनदायी बैक्टीरिया है। वो मानव जीव के लिए भी आवश्यक है, मानव जीवन को, फसल के लिए, प्रत्येक वनस्पति को आवश्यक है, और वो केवल जीवाणु जल से तैयार होता है। जब भी पहली चीज़ क्या है कि किसान जब भी अपने खेत में कोई फसल करता है तो उसको सबसे पहले देखना है कि उसके खेत का पीएच क्या है। पीएच मान क्या है खेत का? पीएच मान जी। पीएच मान में देखा जाता है कि पीएच यदि मेरे खेत का 7.2 है तो फसल आपकी अच्छी होगी। किसान भाइयों, ये जो हमारे साथ अनुभवी किसान भाई हैं, इन्होंने जो पीएच मान होता है वो बताया है 7.2। इतना होना चाहिए अच्छी फसल लेने के लिए। जिस समय मैंने अपने खेत में से पीएच मीटर से जांच की जी। तो मुझे पता लगा कि मेरे जिस नंबर में हम खड़े हुए हैं इसका पीएच 6 था। अच्छा। और आगे जो 3 नंबर हैं उनका पीएच 7 था। जी। तो मैंने इस खेत का पीएच, इसमें मैंने फिटकरी का पीएच बढ़ाने के लिए प्रयोग किया है। जहां पीएच की ज़्यादा मात्रा लग रही थी वहां मैंने चूने का प्रयोग किया। यानी कि जहां पीएच की मात्रा कम लग रही थी वहां फिटकरी का प्रयोग किया है, और जहां पीएच मान ज़्यादा था वहां आपने चूने का प्रयोग किया है। जी। जिससे बाद में जब जांच की तो पता लगा कि मेरे खेत पूरे 12 बीघे का पीएच 7.2 है, यानी कि जो चाहिए हमें। हाँ, जो चाहिए। और स्प्रे में मैंने इसमें केवल हल्दी, जी, आपका ये हींग, जी, 3 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से हींग पानी में घोल कर लगाई है। और 3 ग्राम का मतलब किसान भाइयों 15 ग्राम प्रति एकड़ की जी हींग ली है, और 40 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से जी मैंने हल्दी ली। पानी में रात को घोल दिया जी। सुबह तक वो घुल के तैयार हो जाते हैं। छाछ के अंदर जी 5 लीटर छाछ में वो मिलाकर और प्रत्येक टंकी में 500 ग्राम डालकर उसका एक स्प्रे कराया। ये छाछ मतलब किसान भाइयों मट्ठा। हाँ, ठीक है। उसका स्प्रे कराया है। इसके अलावा कोई कीटनाशक नहीं डालता मैं, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कोई वीडीसाइड नहीं है, कोई हर्बिसाइड में इसमें तो नहीं आपने लगाता। ये जो आप स्प्रे बता रहे हैं हींग की और हल्दी की और मट्ठा के साथ में, ये धान की किस अवस्था पर दी थी? जिस समय बाल कोथ में थी, यानी गबोट अवस्था में थी बाल, उस समय आपने ये प्रयोग किया है? वो मैंने केवल एक बार लगाई है। जी। उसको लगाने का प्रभाव, उसका असर क्या होता है कि जी। सबसे पहली चीज क्या है कि हींग की गंध से कोई भी कीट पौधों पर नहीं आएगा, जी। और हल्दी के अंदर भी वो पोषक तत्व हैं जो पौधे को चाहिए। पौधे को चाहिए। हाँ। पोषक तत्वों की पूर्ति, सल्फर की मात्रा हींग में जी सबसे ज्यादा होती है, तो सल्फर पौधे को मिल गई। जी जिंक की मात्रा होती है हींग के अंदर, जी वो पर्याप्त मात्रा में मिल गई। जी। इधर देखो। हाँ। तो सारी चीजें जब छोटे से थोड़ी सी मात्रा में पूरी हो सकती है तो मुझे क्या आवश्यकता है कि मैं ला करके मार्केट से जिंक यहाँ लगाऊं। जी। जिंक जब जिस समय फिटकरी लगाई थी और चूना लगाया था उनमें भी जिंक की मात्रा पाई उनमें भी पाई जाती है। जिंक पौधे को कितना चाहिएगा वो पूरी पर्याप्त मात्रा आपके इनसे पूर्ति हो जाती है। 5 किलो बीघे का जब जिस समय आप चूने का वो करेंगे, गोबर के खादम मिलाकर चूने को बखेर देंगे तो आपके जिंक की पूर्ति होगी, कैल्शियम की पूर्ति होगी उससे। उसके बाद में क्या है, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सारे खल में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस खल के अंदर पाया जाता है, पोटेशियम खल के अंदर पाया जाता है। तो वहाँ आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बाहर से ला करके इनकी पूर्ति करें। यानी कि डीएपी आपके सामने फसल है, यहाँ मेरे साथ में मेरे पड़ोस के किसान खड़े। फसल तो हम देख रहे हैं, फसल बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे, आपने डीएपी की पूर्ति खली से कर दी, आपने कीटनाशक की पूर्ति हींग और हल्दी से कर दी, तो आपने जो हमारी फसल के लिए, जो ग्रोथ के लिए किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन का, आपने जो फसल की बढ़वार, ग्रोथ, वृद्धि, वो उसके लिए क्या लगाया आप? जिस समय पौधा स्वस्थ हालत में होगा जी, स्वस्थ चल रहा है, ग्रोथ उसकी सही चल रही है जी, उस समय हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन हमारे हवा में पाया जाता है। जी। पौधा संश्लेषण क्रिया के समय, जी, श्वसन क्रिया जब करता है तो नाइट्रोजन कंज्यूम करता है। जब कंज्यूम कर लेगा तो फिर नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं।
नहीं तो एक चीज़ हम देख रहे हैं, लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं कि एक तो यूरिया की बड़ी किल्लत रही है, उसके बाद में 2 बार 3 बार तक 4 बार तक हमारे जो किसान हैं वो यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, मैं उसमें भी बताता हूँ आपको जी कि गाजर घास जी ये पौधा है, जी ये पौधा है, ये नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है जी किसान के लिए। आप इस पौधे को लेकर के कुटी की मशीन से जी। इसको कुटवा लें, 20 किलो 200 लीटर के ड्रम में डाल करके 5 लीटर गाय का पेशाब डालें और 50 ग्राम फिटकरी डाल के 10 दिन रखे रहने दें। जी 10 दिन के बाद उसे छान कर आधे लीटर 15 लीटर की टंकी में लगाकर स्प्रे करें। आपको यूरिया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, यूरिया लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पड़ती। मैंने आज तक यूरिया नहीं लगाया, क्योंकि पहले भी आप एक बार मेरे यहाँ आ चुके हैं। जी आपने देखा है कि फसल में कभी यूरिया नहीं लगता, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज ही नहीं करता मैं। जी और पूरे मुरसान क्षेत्र से आप पता कर सकते हैं, हाथरस से पता कर सकते हैं कि किसी से कभी कोई चीज़ परचेज नहीं करता मैं। और किसानों को ये सलाह देता हूँ कि आप केमिकल खेती कर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों की पूर्ति आप ऑर्गेनिक रूप से कर सकते हैं अपने खेती में, उसको करें। तो हम भी यही जानकारी के लिए आपके पास आए हैं कि आपके माध्यम से किसान भाइयों के पास जानकारी पहुंचे, जिससे उनका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो रहा है वो खर्चा कम हो, और कम खर्चा होगा तो किसान भाइयों को कुछ मिलेगा, क्योंकि इस समय लागत बहुत ज़्यादा हो गई है फसलों में। अब मैं आपको बता दूं कि किसान आगे आलू की खेती तैयार करेगा। जी आलू की खेती के लिए इस समय सरसों की खल का जो रेट चल रहा है 65 किलो का 1800 रुपये है। जी आप 30 किलो बीघे का खल उसमें पलेवा से पहले या बोने से पहले हाँ। डलवा दें खेत में। जी जिस समय डलवा देंगे मिट्टी में मिल जाएगी वो, और मिट्टी में मिलने के बाद आपको न डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, न मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ेगी, न पोटेशियम की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पौधे की ग्रोथ स्वतः ही होती चली जाएगी। तो डीएपी का वहाँ जहाँ हम एक 1700 रुपये का 1600 रुपये का कट्टा लगाते हैं, गवर्नमेंट से 1350 का मिल रहा है, लेकिन किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन में हम अपने 900 रुपये लगाकर, तो पहला हमारा बचत हो गई, 700 रुपये बचाएंगे हम। जी 700 रुपये की बचत वहाँ हो जाती है। फिर मैग्नीशियम और आपका के बुलाना है आपको ह्यूमिक लाइए कि ये लाइए, ये सारी चीज़ें पूर्ति होती है खल में सब। से। हाँ, खल में से। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पर कोई गोबर का खाद ज़्यादा नहीं है जी तो आप 5 कट्टे बीघे का गोबर के खाद का इंतजाम रखें और 5 कट्टे बीघे का आप बखेर दें और वो खेत की तैयारी में बखेर दें। उससे क्या है कि आपका एक ऑर्गेनिक कार्बन जी पौधे फसल में मिलेगा, फसल को मिलेगा। बगैर ऑर्गेनिक कार्बन के कोई फसल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और पानी कभी भी किसान को खाली नहीं लगाना चाहिए। उसके लिए किसान को जिस तरह से मैंने टैंक बनवाया है, जी जिसमें मैं जीवाणु जल तैयार करता हूँ, एक बार बनाना शुरू कर देंगे नीचे इतना रह जाता है कि फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं है, पानी भरेंगे, ताज़ा गोबर डालेंगे और गुड़ डालते हैं। तो जो आपने ये जो टैंक बनवा रखा है हमने देखा है, तो उसमें जो आपने क्या क्या उसमें तैयार कर रखा है? मैंने इसमें डाला है केवल 30 किलो गाय का गोबर। 30 किलो गाय का गोबर। हाँ, एक बार के लिए। जी 20 लीटर गाय का पेशाब जी और 5 किलो गुड़। 5 किलो गुड़। हाँ, और एक मैंने इसमें डाला है आपका बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, जहाँ कभी खाद का प्रयोग नहीं हुआ। जी ये मिट्टी अवेलेबल हो जाती है। आप जब जाएंगे किसी जंगल में जहाँ खाद का प्रयोग ना हुआ हो, वहाँ से आप मिट्टी ले आए। कहीं मिट्टी नहीं मिलती है तो आप अपने खेत की मेड़ से मिट्टी उठा करके उसमें डाल दें, तो आपका जीवाणु जल तैयार होगा। और पानी के साथ इसको लगाना शुरू कर। पानी के साथ पानी के साथ पाइप के माध्यम से चलता है मेरा यान, तो मैं पाइप लगा देता हूँ। वो जहाँ पानी जाएगा, जिस खेत में जाएगा, उसी में पाइप छोड़ दी और वो पूरा का पूरा पानी जाता है। और मैंने केवल 3 टंकियाँ इस 12 बीघे खेत में लगा पाया हूँ। तो उसमें ये लगाने का समय जो है जी कितने दिन में तैयार होता है? सर्दी का समय जब आएगा तो ये 4 और 5 दिन लेगा। गर्मी के समय में ये 72 घंटे में तैयार हो जाता है। तो ये जो आपने जो जीवामृत बता रहे हैं, ये आपने धान की जो फसल है इस समय यहाँ पर, उसकी कौन कौन सी स्टेज पर इसका प्रयोग किया? मैंने जैसे ही पानी लगाता हूँ मैं, जी
पानी के समय यानी कि जितनी बार भी पानी सिंचाई हो रही है, हाँ, उस जितनी समय बार पानी लग रहा है, हाँ, उसमें छोड़ देते हैं। तो ये जो टैंक है लगभग कितने लीटर का होगा? ये 5,500 लीटर का है। 5,500 लीटर हाँ, का। और हमने 12 बीघे में एक टैंक एक बार लगा दिया। एक बार, हाँ, फिर तैयार किया, दूसरे पानी में फिर लगा दिया, तीसरे पानी लगाने से पहले फिर तैयार करा दिया, उसके बाद फिर ये हमने तैयार नहीं कराया। तो क्योंकि जब बाल निकलना शुरू हो गई उस अब कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, फसल कहीं कमजोर नहीं है, कोई नहीं, रोग फसल नहीं है हमने इसमें। देखी है इसमें। एक चीज़ और है, जैसे अन्य फसलें भी देखी हैं धानों की। एक तो आपकी जो धान फसल है, इसका जो रंग है वो तोतई कलर का रंग है। बिल्कुल। और काफ़ी हमारे जो किसान भाई हैं उन और फसलें देखी हैं, कहीं हमें फसल काली भी दिखाई देती है। तो ये ऑर्गेनिक का राज है या क्या राज है? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रकृति ने जो दिया है जी हमारे यहाँ, जो भी पौधा है, छोटा है या बड़ा है, कोई भी है, जी जिस समय कोपलें निकल के आती हैं जी, तो उसका कलर कैसा होता है? तोतई कलर। बिल्कुल। प्राकृतिक कलर कौन सा है? तोतई कलर। और जब उस पर दूसरी चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा जी, तो उसका कलर डार्क होता है। जब भी कोई डार्क कलर की फसल होगी उस पर निश्चित तौर पर रोग आएंगे, किसान रोक नहीं सकता। यानी कि फसल अगर कालापन है तो कीटों- वो रोगों का घर है, रोगों का घर है, रोगों को निमंत्रण दे रहा है वो निमंत्रण दे रहे हैं। और किसान सिर्फ ये देखता है कि मेरी फसल काली क्यों नहीं है, इसी पर ध्यान देता है किसान। काली रंग पर ध्यान ना दे करके पौधे पर ध्यान दें। आपने पूरे खेत में घूम के देख लिया है कि कहीं कोई पौधा पीला मिला आपको? नहीं, कोई पीलापन नहीं है, कहीं जिंक की कमी कोई मिली पीलापन आपको? नहीं है, फसल बिल्कुल एकदम हरी कहीं भरी है। जिंक की कमी कहीं दिखाई कोई दी? कमी नहीं है। जबकि लोगों ने जिंक लगाई है, पता नहीं कौन क्या कौन क्या सी चीज़ लगती है उसमें, तो लगाई। रासायनिक में तो कीटनाशक, यूरिया, डीएपी। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, आपको ये जो फसल है ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आप, कितना समय हो गया होगा? मैं 2010 से स्टार्ट किया था वैसे, जी। लेकिन इस समय 2020 से मैं 100% ऑर्गेनिक कर, पूरी तरह से 100%। पूरी तरह तो ये जो केवल जैसे धान की खेती है, ये इस साल ही आपने ऑर्गेनिक की है या धान को भी लगातार ऑर्गेनिक कर रहे हैं? मैं पहले भी धान के ऑर्गेनिक खेती कर चुका हूँ। ये मेरे बराबर में भाई के धान खड़े हुए, ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जब पैदावार आती है तो जब वजन देखा जाता है तो मेरा वजन इनसे 50 किलो प्रति बीघे का फालतू आता है। अच्छा, पैदावार ज़्यादा है आपकी? ज़्यादा आती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, जैसे हमारे किसान भाई अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं थोड़ा कम समय में, तो सबसे पहले आपने बताया है कि धान की रोपाई के समय पर डीएपी की जगह पर सरसों की खल लगाना है। बस। 30 किलो प्रति बीघे की धान, केवल आलू में। नहीं, मैं अब धान की बात कर रहे हैं। धान में 10 किलो लगानी है आपको, 50 किलो एकड़ के हिसाब से, 50 किलो और उसके साथ कुछ नहीं लगाना? कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा। और ये भी आपके 1 वर्ष तक काम करेगा। अच्छा, डीएपी की तरह नहीं है कि ये हार्ड लेयर तैयार कर दे। मिट्टी आपकी मुलायम बनी मिट्टी रहेगी, मुलायम मक्खन जैसी मिट्टी बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा। उसके बाद में गबोट अवस्था में आपने बताया है कि किसान भाई अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, इसकी तरफ ध्यान देते हैं, बढ़ते हैं, तो उस समय आपको हींग का प्रयोग करना है और हल्दी का। मैं बताऊं आपको कि किसान स्टार्टिंग से जब खेती करेगा तो सबसे पहला काम है किसान का कि वो अपने खेत पर एक टैंक बनाकर तैयार करे। जी। जितना एरिया है उनके पास उसके अनुसार एक टैंक बनाए और टैंक बनाकर उसमें वो जीवाणु जल तैयार। तो वो कैसे कैसे तैयार होगा वो और बताएं आप। टैंक जब तैयार हो जाता है तो उसमें सबसे पहले हमको मिट्टी का इंतजाम करना है। बरगद की मिट्टी का, बरगद की हो, पीपल की हो, जी। कहीं नहीं मिल रही यानी मुझे कि तो जहाँ मैं- खाद न पहुँचा हो, जहाँ केमिकल रासायनिक। फर्टिलाइजर का यूज नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है, ये उन जगह पर सारे बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे जहाँ पत्ते किसी ने साफ नहीं किए हों। किसी भी पेड़ के नीचे हाँ, पत्ते पड़े हैं और वहाँ मिट्टी हाथ से आप उठा सकते हैं, तो वहाँ ये समझ लें कि यहाँ जीवाणुओं का भंडार है। एक तो वो मिट्टी लेनी है, वो 5 किलो मिट्टी ले लें और 5 किलो मिट्टी लेकर के आप उसमें डाल दें ठीक है। टैंक में। दूसरा, टैंक में पानी भरें, पानी भरकर मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद उसमें गुड़ डालेंगे और गुड़ के साथ ही उसमें उसी समय गोबर, ताज़ा गोबर गुड़ हो। की क्या मात्रा रखें? गुड़ की मात्रा मैंने 5 केजी रखी है। 5 5000 केजी, लीटर चलो में। 5 केजी मान लेते हैं। मैंने 5000 लीटर में 5 केजी रखी है। किसान छोटा टैंक बनाते हैं, थोड़ा प्रयोग कर सकते हाँ, वो उस हिसाब से कम हाँ, बढ़ती कर सकते अच्छा, हैं। गोबर कितना लें? गोबर का क्या है कि अगर मैं छोटा टैंक है मेरा तो मैं 10 किलो भी ले सकता हूँ। ठीक है। 5 किलो गाय का पेशाब ले सकता हूँ। पाँच- मेरा टैंक बड़ा है तो मुझे ज़्यादा की आवश्यकता होती है।
और उस पानी को हमको 72 घंटे तक तो रखना ही है। अच्छा, 72 घंटे के बाद वो लगाने योग्य होता है। 72 सारे घंटे के बैक्टीरिया, सारे जो गोबर के बैक्टीरिया है, यूरिन के बैक्टीरिया हैं और मिट्टी के बैक्टीरिया है, वो उनका ग्रोथ होगी और खरबों की संख्या में वो बैक्टीरिया तैयार होगी। एक बार तैयार कर दिया तो फिर किसान को बार बार मिट्टी डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। गोबर, पेशाब और गुड़ डालना है और टैंक भर देना है। पानी का लेवल बढ़ा हाँ, देना है। और उसको 2-3 बार ऊपर नीचे कर देना है पानी, क्योंकि बैक्टीरिया को अपने के जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन मिलेगी उतनी ही संख्या बढ़ती चली जाएगी और वही बैक्टीरिया अपना समय पूरा करके जब मरते हैं वो ह्यूमस का काम करते अच्छा, हैं। वही बैक्टीरिया काम करते हैं, क्योंकि पौधा मरे हुए जीवों के अंश को ग्रहण करता है। तो इसको हर पानी के साथ हर पानी के साथ। किसानों को दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि यदि हमारे पास कुछ नहीं है तैयार कर सकते, हर फसल में जो खाद पड़ा हुआ है उसका कट्टा डाल दें, खाली पानी खेत में न रहे। और भी कुछ नहीं है तो नीम के पत्तों को लेकर के हम उनको सड़ा गला के तैयार कर दें और पानी के साथ चलाना शुरू कर दें। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि हर पानी के साथ जो जीवामृत तैयार करके वो प्रयोग करना है। कीटनाशक की जगह पर आपने जब गबोट अवस्था में बालियाँ हैं उस समय बताया आपने हल्दी और केवल रोग को रोकने के लिए, के क्योंकि मेन चीज़ क्या आती है कि गंध से कीट दूर होता है। कीट दुर्गंध में पैदा होता है, कीट कभी सुगंध में पैदा नहीं होता। हींग में तीखी गंध होती है और तीखी गंध में वो आपके खेत को छोड़कर चला जाए। जब वहाँ कोई कीट रहेगा ही नहीं, क्योंकि कीट शाकाहारी है और शाकाहारी को जब दिखाई देता है कि मेरे भोजन में कुछ मिला हुआ है तो वो छोड़ के चला जाएगा। दूसरा क्या है कि किसान बड़ा विचलित हो जाता है अगर कहीं किसी ने देख लिया कि मेरे खेत में कोई गिराड़ है। 2 या 3 गिराड़ के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो मार्केट से जाता है और वहाँ से हाई पोटेंशियल की बुलाता है, नए टेक्निकल है, हाँ, उनको लेके आएगा और उसका स्प्रे कर देगा। तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है कि हमने 4 पौधे खराब थे हमारे और हमने पूरे खेत में स्प्रे कर दिया, खर्चा बढ़ा। दूसरा, हमने जो मांसाहारी जीव थे हमारे, जो किसान मित्र कहे जाते हैं, हमने उनको मार दिया। अगर पैदा हो गए हैं 10-20 पौधे भी अगर आपके होते हैं तो उनको छेड़े ना आप। मांसाहारी जीव भी वही हैं और वो जाएंगे उनको खाएंगे। ये उनका भोजन है, ये प्रकृति का बनाया हुआ नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हाँ। तो अब एक चीज़ और आप बताएं कि जैसे बालियाँ आपकी निकल आई हैं, दानों का इसमें भराव हो रहा है, तो अब किसी स्प्रे की ज़रूरत है? कोई स्प्रे नहीं, कोई स्प्रे नहीं करूँगा। अच्छा, अभी इसमें लगभग ये वैरायटी आपकी 1847, अभी कितने दिन और समय लग जाएगा? ये आज आप आए हैं तो 63 दिन का हुआ है और आप देख रहे हैं कि 63 दिन में बालियाँ सारी, हाँ, बालियाँ कंप्लीट है, निकल के आ रही हैं। हाँ। तो अभी कितना समय और लग जाएगा? पकाव चल रहा है, ये 20 दिन 25 दिन से ज़्यादा नहीं लेगा, अभी 20-25 दिन का समय लग जाएगा। अच्छा, हर साल आप धान की खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से पैदावार की क्या स्थिति रहती है? पैदावार मैंने ये बता दिया कि जो केमिकल फर्टिलाइजर वाले कर रहे हैं उनसे बढ़कर मेरी आती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और वैसे वैरायटी के हिसाब से इसकी पैदावार 4 कुंटल या 5 कुंटल की क्या रहती है? मैं एक बात बता दूं कि अगर एक बार मेरी पैदावार डाउन भी है जी, तो इसका रेट क्या जाएगा? नहीं, रेट ऊपर रहेगा, लागत भी तो बहुत कम है। और लागत 0 है। लागत 0 है, बस। लागत भाई मार्केट से आपने मेरे हिसाब से जो बीज परचेज के सिवा और कोई चीज़ तो खरीदी नहीं खरीदी, और चीज़ तो कोई खरीदी नहीं है कोई आपने? चीज़ खरीदने की आवश्यकता तो अगर 50 किलो कम भी हो जाता है तब भी कोई लॉस नहीं। वैसे जैसे पिछले सालों में क्या पैदावार की स्थिति रही? मेरा 3.5 कुंटल के बीघे का निकला था, 3.5 कुंटल, और वो भी 1509। 15 हाँ, जिसको मैंने जब सेल किया तो वो खेत से ही सेल हुआ, खेत से सेल हुआ। मेरे भाई का 2900 रुपये में जाता है और मेरा 3300 रुपये में सेल, यानी कि 400 रुपये फालतू में जा रहा है। फालतू में, हाँ, और मेरा पिट रहा है उस समय जा रहा है, उसका पिट चुका है 4 दिन पहले। अच्छा, ये स्थिति भी थी, तो रेट मुझे ज़्यादा मिला। तो ये जो जैसे और आप इस समय देख रहे होंगे कि जो पकाव की स्थिति आ रही है जी, वो धान का रंग बिल्कुल अलग आ रहा है, बिल्कुल अलग, सबसे अलग है। ये बराबर में खेत है आपके, इसमें देख लें आप,
तो ये चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे आप इसकी बिक्री करते हैं तो मंडी में जाना पड़ता है या कैसे इसकी बिक्री होती है? अभी क्या है कि मैंने अब मार्केटिंग ऑनलाइन शुरू की है। अच्छा। ऑनलाइन मार्केटिंग में मैंने पहले अपने आलू को निकाला है। आज मेरा आलू 40 रुपये किलो जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज से मेरा आलू 1500 रुपये कट्टे लेके गए हैं लोग खाने वाले, और ऑर्गेनिक को। दूसरी चीज़ क्या है कि जब ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे हम, और किसान को करनी चाहिए, सबसे बड़ी किसान की क्या है, कमजोरी है ये किसान की, कि वो अपने माल का कोई कीमत निर्धारित नहीं करता, दूसरे लोग करते हैं। तो जब तक उसका रूप नहीं बदलेंगे, मैं अगर 50 किलो का बैग लेके जाता हूँ तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, लेकिन 5-5 किलो के अगर मैंने बैग बना के तैयार कर दिए तो उनको लेने के लिए आपके 20 आदमी तैयार होंगे। और वो कहते हैं कि 5 किलो। और मेन चीज़ क्या है कि जब तक आँख से देखकर कोई चीज़ परचेज की जाती है और उस खाद्य पदार्थ का ज्ञान कब होता है, जब हमारी जुबान पर आता है। और जुबान पे आने के लिए जिस समय ऑर्गेनिक को खाएगा तो उसकी जुबान डिमांड करेगी उसी चीज़ की, फिर आपके देख कर नहीं खरीदेगा, वो कहेगा मुझे वही चीज़ चाहिए सर। ऐसे ही इस धान का भी मैं कोशिश में हूँ कि इसका मैं अपना चावल निकलवाऊँ, और चावल निकलने के बाद इस चावल की जो कीमत होगी वो 175 से लेकर 250 रुपये केजी की है जी। तो एक चीज़ और पूछेंगे हम आपसे आखिर में, किसानों के लिए क्या सुझाव रहेगा? किसानों के लिए सुझाव ये है कि किसान अपने खेतों में ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 2-2 बीघे में ऑर्गेनिक करें, और मेरा नंबर आप अपने उस पर डाल दें। उनको जो समस्या आएगी उसका समाधान मैं कराऊंगा, बिक्री की समस्या का समाधान होगा उसको मैं कराऊंगा। किसान को थोड़ी सी जगह पर ही अगर अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आज आलू की स्थिति क्या चल रही है मार्केट में, किसान बेच भी नहीं पा रहा, नहीं लागत भी नहीं, नुकसान जा रहा और नुकसान में है। और मेरे पास में आलू जो है, मेरा आलू जा रहा है बिक के। तो मेरे जब ये लोग मिलेंगे ऑर्गेनिक में आएंगे तो सबका एक प्लेटफॉर्म पर सेल होगा, सबका भला होना चाहिए, सबका सेल होगा, सबका एक्सपोर्ट होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट में हमारा खाद्य पदार्थ क्यों फेल होता है, केवल क्या है कि न्यूट्रिशन की कमी है, हम जहर को ज़्यादा डालते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 12 जो कीटनाशक थे प्रतिबंध, उनको प्रतिबंधित किया है। क्यों कर दिया? क्योंकि जहर की मात्रा थी। नहीं तो किसानों को जो है लागत की तरफ तो ध्यान देना पड़ेगा, लागत ज़्यादा है, लागत तो ज़्यादा है, ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए। मैंने बता दिया आपको कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम नहीं होता, करने का तरीका बस हमको पता हो। नहीं तो फिर धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा ना, जब शुरुआत तो करनी पड़ेगी मैंने ना। बता दिया स्टार्टिंग से ही। कुछ लोगों को, कुछ किसान भाइयों को भय होता है कि मैंने कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रोडक्शन डाउन हो। उसका क्या है कि उस मेथड को अगर आपने फर्स्ट टाइम से एडॉप्ट कर लिया तो आपका डाउन नहीं होगा। जब प्रोडक्शन डाउन नहीं होगा मेरा, अब जिन किसानों को स्टार्ट करना है, अगर 2 बीघे करना है तो वो कम से कम 2 बीघे में 2 ट्रॉली देसी खाद डलवा दें और 30 किलो खल का प्रयोग करें। उसके बाद जीवाणु जल का प्रयोग करते चले जाए। प्रोडक्शन 50 कट्टे बीघे से कम नहीं आएगा, पूरी पैदावार मिलेगी। उसके बाद भी क्या है कि इसके स्टेबिलिटी बहुत है। आप केमिकल फर्टिलाइजर के आलू को ला करके अपने घर रखेंगे, उस समय स्थिति क्या होगी कि वो 3 दिन 4 दिन बाद सड़ना शुरू हो जाएगा। इसे 2-2 महीने तक आप रख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज में भी आपका कलर चेंज नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा। मेरे कट्टे का वजन जो निकला है वो 62 किलो 500 ग्राम निकल के आया है। भाइयों, आज हमने आपको मिलवाया है, आपके साथ एक जानकारी साझा की है ऑर्गेनिक जो किसान भाई हमारे धान की खेती करते हैं उनसे। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और किसान भाई वीडियो को पूरी तरह से देखें, समझें और अपनी फसलों में भी ऑर्गेनिक तरीके से, चाहे खादों का बात करें या कीटनाशकों की जगह पर जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनका प्रयोग कर अच्छी पैदावार लें, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा लें। किसान भाइयों, वीडियो में समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।